पलक सुहागरात के कमरे में सिर झुकाए हुए बैठी थी। तभी राजेश ने कमरे में प्रवेश किया। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। राजेश के पिता ने बहुत धूमधाम से ये विवाह करवाया था। शादी एक बड़े से मैरिज हॉल में हुई थी और सभी रिश्तेदार भी वहीं से अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। अब घर में केवल राजेश, पलक और उसके ससुर जी रह गए थे। राजेश कमरे में आया तो उसने देखा कि उसकी दुल्हन सजी धजी पलंग पर बैठी है। उसके कमरे में आते ही पलक के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वैसे तो वह दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन आज की रात को लेकर वह दोनों बहुत ही रोमांचित थे। राजेश उसके बगल में आकर बैठ गया और पत्नी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए बोला, यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई हो। पलक के गाल शर्म से गुलाबी हो गए और वह धीरे से बोली, सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में मेरे मम्मी पापा ने इस रिश्ते का कितना विरोध किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत समझदार है जो वे एक बार में ही हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो गए। राजेश कहने लगा, मेरे पिताजी बहुत खुले विचारों वाले इंसान हैं, तभी तो उन्होंने मेरे प्यार से कोई एतराज नहीं किया और उन्होंने हमारी शादी करवा दी। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हारे घर वालों को भी मना लिया, वरना हमारे लिए ये सफर बड़ा मुश्किल हो जाता। तो पलक ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया और कहने लगी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतने अच्छे ससुर जी मिले हैं। देखना, मैं उनका बहुत ध्यान रखूंगी। बातों ही बातों में काफी देर हो गई और दोनों को नींद भी आने लगी। थोड़ी ही देर में राजेश पलक की गोद में सिर रखे रखे ही सो गया। उसे सोते हुए देखकर पलक हौले से मुस्कुराई और उसने उसका सिर धीरे से अपनी गोद से उतारकर बिस्तर पर रखकर लाइट ऑफ कर दी और वह भी उसकी बगल में लेटकर सो गई, क्योंकि वह खुद भी काफी थकी हुई थी। बिस्तर के पीछे टेबल पर रखा हुआ दूध वैसे ही पड़ा रह गया। आधी रात को अचानक पलक को ऐसा लगा जैसे कोई उसे जोर से झकझोर रहा हो। उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि एक आदमी उसे गोद में उठाने की कोशिश कर रहा था। वो जोर से चिल्लाई तो राजेश की नींद भी टूट गई। उसने आँख खुलते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे देखते ही मोहन हक्का बक्का रह गया। तभी पीछे से राजेश के पिताजी लपकते हुए आए और मोहन को थप्पड़ मारते हुए कहने लगे, अरे नालायक, तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल जा मेरे घर से। मोहन बौखलाहट में खिड़की से कूदकर भाग गया तो राजेश पूछने लगा, पिताजी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे थे और ये मोहन यहाँ कैसे आया? उसके पिताजी कहने लगे, मुझे क्या पता बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मोहन लफंगा लड़का है। वह कितने साल पहले ही घर छोड़कर कहीं भाग गया था। आज इतने सालों के बाद ही मैं उसे देख रहा हूँ। पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गया और तुम्हारे कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई, तब मैं तुम्हारे कमरे में आया। राजेश हैरान था कि कमरा अंदर से बंद था तो फिर कोई कमरे में कैसे आ सकता है? कमरे की चाबी तो केवल पिताजी के पास ही थी, फिर मोहन अपने आप कमरे में कैसे आ सकता है? वह उलझन में डूबा हुआ था। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, मोहन तो यहाँ से भाग गया, मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा यहाँ आएगा। तुम लोग खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सो जाओ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। मोहन राजेश के दूर के रिश्ते का भाई था और वह गलत संगत में पड़कर अपराधी बन बैठा था। राजेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो वह अपने कमरे से बाहर निकल आया और हॉल में चहलकदमी करने लगा। तभी उसे पिता के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह अपने पिता के कमरे के पास पहुंचा तो उसके पिता स्पीकर ऑन करके फोन पर बात कर रहे थे। उन्हें ऊंचा सुनाई देता था, इसलिए वो स्पीकर पर ही बात करते थे। उसने सुना दूसरी तरफ से मोहन फोन पर कह रहा था, चाचा जी, आपने मुझे थप्पड़ मारकर सही नहीं किया। आपके कहने पर ही तो मैं वहां पर आया था और आपने मुझे रुपए देने का वादा भी किया था। अगर उन दोनों की नींद टूट गई थी तो मैं तो वहां से भाग ही जाता। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो राजेश के पिता कहने लगे, नालायक, मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारता तो कहीं इन दोनों को मुझ पर शक हो जाता तो मैं क्या करता? ये सब सुनकर राजेश सन्न रह गया। वह अपने कमरे में आया और सिर पकड़कर बैठ गया। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसके पिताजी ने ये सब क्यों किया। तो उसने अपने पिताजी को आवाज लगाते हुए कहा, पिताजी, आप सो गए क्या? जरा मेरे कमरे में तो आइए। राजेश के पिताजी कमरे में पहुंचे तो राजेश ने सीधे सीधे पूछा, पिताजी, सच सच बताइए कि मोहन यहाँ क्या करने आया था? देखिए, मुझसे झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने आपकी और मोहन की सारी बातें सुन ली है।
राजेश के पिताजी एकदम सन से रह गए। उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। राजेश गुस्से में बौखलाते हुए बोला, अब आप कुछ कहेंगे या नहीं? मुझे अभी जवाब सुनना है। काफी देर तक चुप रहने के बाद जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो राजेश के पिताजी धीरे से बोले, देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो भी किया है वह तुम्हारी भलाई के लिए किया है। बात दरअसल ये है कि जब 5 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उस समय डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम पिता बनने की क्षमता खो चुके हो। मुझे उस समय गहरा धक्का लगा। फिर जब तुमने मुझे पलक के बारे में बताया तो मेरे मन में एक योजना बनने लगी कि मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ और फिर मोहन की मदद से मैं घर का वारिस हासिल कर लूँगा। तुम्हें भी कुछ पता नहीं चलेगा, बहू को भी कुछ पता नहीं चलेगा और न लोगों को कुछ पता चलेगा। राजेश ये सब सुनकर गुस्से में पागल हो उठा। पलक भी गुस्से के मारे थर थर कांपने लगी। पलक के ससुर जी बेटे बहू के सामने सिर झुकाए खड़े थे। फिर उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, सिर्फ मुझे पता था कि तुम नामर्द हो, इसलिए सुहागरात को मैंने तुम दोनों के दूध में नींद की गोली मिलाई। फिर तुम दोनों को गहरी नींद में देखकर मैं कमरे में आया और बहू को देखने लगा कि वह सचमुच गहरी नींद में है या नहीं। मुझे लगा कि तुम दोनों नींद की गोली के असर से बहुत गहरी नींद में हो, लेकिन तुम लोग शायद थकान की वजह से बेसुध होकर सो रहे थे। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों ने वह दूध पिया ही नहीं होगा। फिर मैंने कमरे के भीतर मोहन को बुला लिया और जैसे ही मोहन ने बहू को वहां से उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की, वैसे ही बहू की नींद खुल गई और वह चिल्लाने लगी। फिर तुम भी जाग गए और तुमने भी मोहन को देख लिया। मैं घबरा कर मोहन को पीटने लगा और बहू को बचाने की कोशिश करने लगा। मोहन तो खिड़की से कूदकर भाग गया, लेकिन मैं डर के मारे कांपने लगा था कि कहीं मेरी सच्चाई खुल न जाए। लेकिन मैंने भी एक्टिंग की और काफी हद तक तुम लोगों के सवाल जवाब से बच भी गया था। लेकिन एंड वक्त पर मोहन ने मुझे फोन करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया अपने कुल का नाम बचाने के लिए किया। कल को जब तुम पिता नहीं बन पाते और लोगों को ये बात पता चलती कि तुम नामर्द हो तो हमारे खानदान की नाक कट जाती। इसलिए मैंने सोचा था कि एक बार किसी भी तरह बहू प्रेग्नेंट हो जाए, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरा रास्ता भले ही गलत था, लेकिन मेरी सोच गलत नहीं थी। पलक हैरानी से आंखें फाड़ कर अपने ससुर जी की बातें सुन रही थी। वह गुस्से में बोल पड़ी, ससुर जी, आपने अपने कुल का नाम बचाने के लिए क्या कर दिया? आपकी सोच भी घटिया है और आपका लक्ष्य भी घटिया है, तो फिर आपका रास्ता सही हो भी कैसे सकता था? मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। जहाँ घर के मुखिया की सोच इतनी घिनौनी हो। वह आगे कुछ बोलती इससे पहले ही राजेश ने पलक के मुंह पर हथेली धरते हुए कहा, पलक, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरे पापा की गलती है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो, सच्चाई जानने के बाद अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। राजेश, मैं ऐसे घटिया इंसान का कभी सम्मान नहीं कर पाऊंगी जिसने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की हो, और ऐसे इंसान के साथ एक छत के नीचे रहना तो मैं हरगिज भी पसंद नहीं करूंगी। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, मगर मुझे यहाँ नहीं रहना है। कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। राजेश पत्नी के मन की स्थिति को अच्छे से समझ रहा था। राजेश के पिताजी सिर झुकाकर अपने कमरे में चले गए। राजेश ने पलक को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और कहने लगा, देखो पलक, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पिताजी ऐसे घटिया हरकत कर सकते हैं। मुझे भी अब उन्हें अपना पिता कहते हुए शर्म आ रही है। इसलिए हम लोग कल सुबह ही ये घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। अब मैं उन्हें कोई सजा दिलवा कर हमारी जिंदगी में और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता। बस मैं ऐसे इंसान से दूरी बना लेना चाहता हूँ। पलक को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे समय में क्या फैसला ले। राजेश अपना फैसला सुनाने के लिए अपने पिता के कमरे में पहुंचा तो उसने सुना कि उसके पिताजी फिर से मोहन पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे, तू थोड़ी देर शांत नहीं रह सकता था? तुझे किसने कहा था मुझे फोन करने के लिए? देख, मेरे बेटे बहू को मेरे बारे में सब पता चल गया। अरे मैं किसी तरह मामला संभाल लेता तो फिर भविष्य में हम अपनी योजना सफल बना लेते। तुझे क्या लगा था कि हमें दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा? लेकिन तूने तो सारे करे कराए पर पानी फेर दिया। राजेश हैरान रह गया था कि थोड़ी देर पहले ही माफी मांगने के बाद तुरंत ही उसके पिताजी कैसे बदल गए। आज तो उसे झटके पर झटके मिल रहे थे। वह तुरंत ही अपने पिता के सामने आ गया और कहने लगा, आपको माफी मांगते हुए देखकर एक पल को मेरा मन भी पिघल गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को मजबूत बनाया।
कैसे घटिया इंसान को माफ करना सही नहीं है। और मैं अभी आपसे यही कहने आया था कि आगे आपके साथ रहना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी ऐसी घटिया सोच जानकर मैं हैरान हूँ। मुझे समझ में आ चुका है कि आप कभी बदलने वाले नहीं हैं। बेटे की बात सुनकर अब पिता ने भी अपने तेवर बदल लिए और वह बोल पड़े, हाँ तो ठीक है, जा। मैंने जो भी किया अपने कुल का नाम बचाने के लिए किया और इस बात के लिए मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं हूँ। तू इस घर से निकल जा, देखता हूँ कि तुझे कहाँ पनाह मिलती है। राजेश गुस्से में बौखलाया हुआ अपने कमरे में आया। रात काफी हो चुकी थी। उसने अपना सामान पैक कर लिया ताकि अगली सुबह ही वह घर छोड़कर जा सके। लेकिन अगली सुबह जब काम वाली बाई घर आई तो उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। राजेश और पलक भागते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजेश के पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। रात में ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। राजेश और पलक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुल के नाम पर ऐसी घटिया सोच रखने वाला इंसान इस दुनिया से ही जा चुका था। राजेश की आंखों में आंसू थे। भले ही अंतिम समय में उसे पिता की गिरी हुई सोच के बारे में पता चला था, लेकिन जीवन भर उसके पिता ने उसे जो प्यार दुलार दिया था, उसे याद करके वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह सोचने लगा कि इंसान अपनी घटिया सोच के कारण रिश्तों को किस कदर जहरीला बना देता है। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। राजेश ने भी अब मौन साध लिया था और पलक भी चुपचाप उसका साथ दे रही थी, क्योंकि अब इस मामले को आगे बढ़ाकर कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि उन दोनों का अपराधी तो इस दुनिया से ही जा चुका था। अब क्योंकि राजेश को पता चल चुका था कि उसने पिता बनने की क्षमता नहीं है, तो पलक और राजेश दोनों ने मिलकर साल भर के बाद अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लिया और बड़े ही प्यार से उसकी परवरिश करने लगे और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।